हाँ भी बच्चों देखिए, अब अपने करते हैं जो बीएससी फाइनल है उसमें एक पेपर है बॉटनी में, मॉलिक्यूलर बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, इसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसका अपने पार्ट 2 करते हैं। अब देखिए, कल अपनों ने पार्ट 1 किया था मॉलिक्यूलर बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी जो पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट का। आज अपने करेंगे पार्ट 2। मैंने कल आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, जैसे दूध से दही बनना, शुगर से अल्कोहल का बनना, इसी तरीके से IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए, ये दोनों ही जो एग्जाम्पल्स है ये प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी के हैं। किसके हैं? प्रिमिटिव बायोटेक के। और ये जो एग्जाम्पल है ये मॉडर्न बायोटेक का है, यानी दूध से दही बनना और शुगर से अल्कोहल बनना ये दोनों प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण है, प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी की है। IVF ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसको अपने नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें ये जो टेक्निक है इसका जिक्र डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, हाँ बताया हो सकता है कि ये जो एग्जाम्पल्स है ये भी बायोटेक्नोलॉजी के ही हैं। अब देखिए, अपने जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे या आपके सिलेबस में जो उदाहरण दिए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो किस प्रकार है देखिए, या कौन कौन से उदाहरण दिए हुए हैं, या अपना जो फोकस है ना, ठीक है, वो किस पर रहेगा। यानी बायोटेक्नोलॉजी में अपने कैसे उदाहरण पढ़ेंगे, कौन सी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, वो देखते हैं अपने। देखिए, अपने बात करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप ये 2 टर्म पढ़ोगे। पहले तो जीन अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और RDT रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अपनी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इन 2 प्रक्रियाओं पर ही आधारित है, जीन अभियांत्रिकी और रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक, ये दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी के भाग है। डिटेल अपन आगे देखेंगे। ठीक, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है, जीन अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, वो क्या है? DNA में हेरफेर करना, यानी मैनिपुलेशन इन DNA में हेरफेर छेड़खानी करना। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे कोई मानव है, इसके अंदर आनुवांशिक रोग है, तो आपको पता है आनुवांशिक रोग का कारण क्या हो सकता है? जीन उत्परिवर्तन। ठीक, जीन उत्परिवर्तन मतलब उसके अंदर जो जीन है वो नॉन फंक्शनल है। कोई मानव है उसके अंदर आनुवांशिक रोग है, जैसे हीमोफीलिया ले लीजिए आप। ठीक, आनुवांशिक रोग का कारण क्या होता है? कई कारण है, जिनमें से एक जीन उत्परिवर्तन भी है। ठीक, मेनली तो यही होता है जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन के कारण क्या होगा?
जो जीन है वो क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक, तो इस कारण क्या होगा, लक्षण में परिवर्तन आएगा, यानी उसके अनुवांशिक रोग होगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसके अंदर होगा क्या, कोई भी जीन है जो उत्परिवर्तित हो चुका है उसको अपनी कोशिका से बाहर निकाल लेंगे और उसकी जगह जो फंक्शनल जीन है उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये सब होता है जीन अभियांत्रिकी में। लेकिन एक बात और है कि जो मैच्योर मानव है उसमें ये प्रक्रिया संभव नहीं है। जीन अभियांत्रिकी यानी जैसे अपने जो मानव है, जैसे मान लीजिए इसके कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, जैसे अग्नाशय है। अब आपको पता है कि मानव मल्टी सेलुलर है और इसके अंदर जो अग्नाशय है वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। और इस अग्नाशय में जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन कोशिकाओं में, इन सभी कोशिकाओं में कोई एक जीन उत्परिवर्तित है, गड़बड़ है। तो ऐसा तो है नहीं कि अपने प्रत्येक कोशिका को निकाले, ठीक, या प्रत्येक कोशिका से खराब जीन को निकाले फिर उसकी जगह सही जीन इंसर्ट कर दे, ऐसा संभव नहीं है। ये प्रक्रिया मतलब लंबी क्या, मतलब संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अग्नाशय में भी लाखों करोड़ों कोशिकाएं होगी, तो प्रत्येक कोशिका से जीन को, उत्परिवर्तित जीन को बाहर निकालना, उसकी जगह सही जीन स्थापित करना, ट्रांसफर करना संभव नहीं है। तो अपने करते क्या है, देखिए जाइगोट, ये क्या होता है, एक कोशिकीय है। देखिए निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है और एक कोशिकीय है। और ये मान लीजिए साइंटिस्ट को पता है या पता चल गया है कि ये जो जाइगोट है इसमें एक जीन उत्परिवर्तित है, यानी नॉन फंक्शनल है। ठीक, और जाइगोट क्या है, एक कोशिकीय है। तो इस जाइगोट से जो खराब जीन है या जो उत्परिवर्तित जीन है उसको बाहर कर लिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। उत्परिवर्तित जीन को क्या निकाल देंगे, बाहर। और जो फंक्शनल जीन है, फंक्शनल जीन है उसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाएगा, यानी यहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। तो देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना वो इस प्रकार संभव है, इस तरह संभव नहीं है। मान लीजिए कोई भी एडल्ट है 25, 30, 40 साल का जो भी, उसमें कोई अनुवांशिक रोग है और फिर उस अनुवांशिक रोग को अपने जीन अभियांत्रिकी द्वारा ठीक कर दे, ऐसा नामुमकिन या मानिए कि असंभव के बराबर सा ही है, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, कोई एक आधा भी कोई रिसर्च हो रहे हैं, कोई पॉसिबल हो सकता है तो बात अलग है, वर्तमान में ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जाइगोट में ही अपने को पता चल गया कि जाइगोट में कोई उत्परिवर्तित जीन है और जाइगोट आपको पता है एक कोशिकीय ही है, ठीक है। तो अपने को वो पर्टिकुलर जो या जीन है, ठीक है, उसी को बाहर करके उसकी जगह सही जीन यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये संभव है, यहाँ पर संभव नहीं है। तो ये जो है ना डीएनए में हेरफेर, मान लीजिए जो जाइगोट है वो क्या एक सेल ही है और इसमें जो खराब जीन है, उसको तो अपनों ने बाहर निकाल दिया और जो फंक्शनल जीन है उसको यहाँ पर स्थापित कर दिया या इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जीन अभियांत्रिकी, ठीक है। आरडीटी क्या होता है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक। 2 डीएनए अणुओं का जुड़ना, 2 डीएनए अणुओं का जुड़ना। देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से,
ये मान लीजिए कोई भी सेल मान लीजिए, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, यानी प्लांट सेल या एनिमल सेल कोई भी मान लीजिए। ये न्यूक्लियस हो गया और ये डीएनए मॉलिक्यूल या आप क्रोमेटिन भी कह सकते हैं। ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, ये इसका डीएनए हो गया। आपने इस यूकैरियोटिक सेल से कोई डीएनए खंड या जीन बाहर निकाल लिया और यहाँ से ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है या जो क्रोमोसोम है इसको आपने बाहर निकाल लिया। इस यूकैरियोटिक सेल से ये कोई डीएनए खंड है, जीन बाहर निकाला और यहाँ से ये डीएनए बाहर निकाल लिया। अब ये जो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स है ना, ये भी डीएनए मॉलिक्यूल है, ये भी डीएनए मॉलिक्यूल है या डीएनए खंड है, दोनों ये अलग कोशिका से है, ये अलग कोशिका से, यानी इन दोनों के स्रोत अलग अलग है। इसका स्रोत क्या है? बैक्टीरियल सेल। इसका स्रोत क्या है? यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर दो डीएनए मॉलिक्यूल्स है अपने पास और दोनों ही अलग अलग स्रोत के है या अलग अलग स्रोत से है। अपनों ने इन दोनों को अलग अलग स्रोत से प्राप्त किया, यानी अलग अलग कोशिकाओं से प्राप्त किया है। अब इनको अपने जोड़ दें, इनको अपने जोड़ दें। जैसे ये जो है ना, ये यहाँ पर शो कर दिया मैंने थोड़ा अलग। तो ये जो है ना, ये बना है रिकम्बिनेट डीएनए। यानी इस डीएनए का निर्माण दो तरह की कोशिकाओं के डीएनए से हुआ है, या आप ये भी कह सकते हो कि इस डीएनए का निर्माण दो स्रोत डीएनए से हुआ है। ठीक, तो ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए है और इस डीएनए के निर्माण में अपनों ने दो कोशिकाएं काम में ली है। ठीक है, इस कोशिका से छोटा सा डीएनए खंड निकाला, इससे भी निकाला। ठीक, यानी इस डीएनए के स्रोत क्या हो गए? दो हो गए हैं। इस डीएनए अणु के निर्माण में कितने स्रोत हैं? दो है। ठीक है, अब इसका ये पार्ट तो यूकैरियोटिक सेल से लिया है और ये बैक्टीरियल सेल से लिया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिकम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने की प्रक्रिया क्या है? इस रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए को अपने किस प्रकार परिभाषित करेंगे? दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए मॉलिक्यूल्स अगर उनको अपने जोड़ दें तो देखिए ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और ये अलग अलग स्रोतों से प्राप्त है। ये यूकैरियोटिक सेल से और ये बैक्टीरियल सेल से है, और इन दोनों को अपने जोड़ दिया तो क्या बनेगा? रिकम्बिनेंट डीएनए। और रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने की जो तकनीक है, जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए आगे अपन एक एग्जांपल लेते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का, और एग्जांपल आपने सुना भी है। आपने बेटी कॉटन नाम सुना होगा। देखिए जो बेटी कॉटन है ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का उदाहरण है भी। यानी जो बेटी कॉटन, जो कॉटन की एक वैरायटी है, अपनों ने ये वैरायटी किस शाखा के अंतर्गत विकसित की है? बायोटेक्नोलॉजी।
इसी तरीके से एक आता है हीमोलिन। हीमोलिन यानी एक प्रकार का इंसुलिन ही है, जो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया है। तो जो हीमोलिन है या ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन को अपने क्या नाम देते हैं? हीमोलिन। हीमोलिन तो ये अपनों ने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया है, ठीक है। और इस तरीके से बीटी कॉटन ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपनों ने बनाया है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल किसके हो गए? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक। तो देखिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जो एक महत्वपूर्ण जो टर्म है वो आती है जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर, ठीक, जीन ट्रांसफर। तो ये जो दोनों उदाहरण है ना, इनमें जीन ट्रांसफर हुआ है। डिटेल अपने आगे देखेंगे कि किस प्रकार अपनों ने जीन ट्रांसफर किया और जीन ट्रांसफर के फलस्वरूप किस प्रकार बीटी कॉटन बनाई, या किस प्रकार जीन ट्रांसफर के फलस्वरूप अपनों ने हीमोलिन या इंसुलिन का उत्पादन किया, ठीक। तो ये दो उदाहरण है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। जीन ट्रांसफर का मतलब जैसे ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये जीन है, ये कोई डीएनए खंड है या जीन है, और ये आपने इस कोशिका में ट्रांसफर कर दिया। कहने का मतलब है कि आपने यहाँ से डीएनए खंड निकाला, जीन निकाला, और ये जो डीएनए खंड या जीन है ना, वो आपने इस बैक्टीरियल सेल के डीएनए से जोड़ दिया। इस कोशिका में जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना, डीएनए अणु है, ठीक है, उस डीएनए अणु से आपने ये जीन जोड़ दिया, यानी ये जीन यहाँ पर डाला और इस डीएनए से जोड़ दिया, तो ये हो गया जीन ट्रांसफर, यानी जीन का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, ठीक। तो ये जीन ट्रांसफर भी अपने आगे डिटेल में देखेंगे। आगे देखिए, जो आपका पहला टॉपिक है ना यूनिट फर्स्ट में, वो मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो एक पेपर आपका, उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो पहला टॉपिक है वो देखिए क्या है। जीन कॉन्सेप्ट, जीन कॉन्सेप्ट मेंडल टू मॉलिक्यूलर लेवल। देखिए जो पहला टॉपिक है वो ये है, जीन कॉन्सेप्ट है मेंडल टू मॉलिक्यूलर लेवल। जीन क्या है? जीन क्या है? शुरू से लेकर यानी मेंडल से लेकर अब तक हमने जीन को किस प्रकार परिभाषित किया है, किस प्रकार समझा है, वो थोड़ा कुछ इसमें आएगा। और एक बात और, एलील्स, एलील्स ये जो टर्म है इसका भी मतलब क्या है वो भी अपने देखेंगे, ठीक। सबसे पहले अपने मेंडल से शुरू करते हैं, फिर जो जीन की जो आधुनिक अवधारणा है ना, यानी जीन को अपने वर्तमान समय में किस प्रकार परिभाषित करते हैं, एलील्स क्या है, वो भी अपने देखेंगे। देखिए ये जो बुक है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, समझने वाली है, पूरी की पूरी समझने वाली, रटने वाली नहीं है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके फंजाई थी, एल्गी थी, उनमें कुछ समझने वाला था, कुछ रटने वाला था, ये पूरी समझने वाली है। और इसमें नंबर भी कम आते हैं बच्चों के। कम क्यों आते हैं?
वो कभी अपने जब आपका कोई एग्ज़ाम लेंगे तब आपको बताएंगे, आपको तो लगेगा कि आपने सही किया सारा का सारा, ठीक है, लेकिन जब चेक होगी कॉपी तो आपको आपकी गलतियां बताई जाएगी कि आपने कहाँ पर गलती की है, ठीक है, क्योंकि रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली है, समझ कर एक एक लाइन लिखनी होती है। और अभी तक आपकी समझ उतनी विकसित नहीं हुई है कि आप 10 में से 10 या पूरे में से पूरे मार्क्स ले लो, छोटी मोटी गलतियां बहुत होती है इस टॉपिक में। देखिए मेंडल की बात करें तो आपने पढ़ा ही है कि मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए थे, ठीक है, और मेंडल ने आनुवंशिकता को समझने के लिए सबसे पहले संकरण प्रयोग किए। मेंडल ने आनुवंशिकता को समझने के लिए सबसे पहले संकरण प्रयोग किए और मेंडल ने बताया कि जो आनुवंशिक लक्षण है, आनुवंशिक लक्षण इनको नियंत्रित या आनुवंशिक लक्षण जो है उनको नियंत्रित या अभिव्यक्त कौन करता है? कारक। आप ये भी कह सकते हो कि आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित या अभिव्यक्त करने वाली इकाई को मेंडल ने क्या कहा? कारक। और ये भी बताया कि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो कारक है वो जोड़े में होते हैं। क्या होते हैं? जोड़े में, ठीक। यानी ये जो कारक है जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट को या लक्षण को कंट्रोल कर रहा है वो जोड़े में होगा। ये चीज आपने पढ़ी है। आगे देखिए, वर्तमान में अपने इस कारक को क्या कहते हैं? जीन। मतलब मेंडल ने तो ये कहा कि जो आनुवंशिकता की इकाई है वो क्या है? कारक है। जो हमारे लक्षणों को नियंत्रित करता है, अभिव्यक्त करता है, वो कौन है? कारक है। और वर्तमान में इस कारक को अपने क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। और ये भी बताया कि कारक, जो भी कारक है उसके दो रूप है। यानी जो कारक है, आप ये भी कह सकते हैं जो भी कारक का फैक्टर है उसके दो रूप होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये आया कि दो रूप है, यानी वो जो कारक है वो क्या है? जोड़े में है, ठीक। और जोड़े के इन दोनों कारकों को अपने क्या कहते हैं? एलील्स। क्या कहते हैं? एलील्स। जैसे अपने मैं बता दूं, यहां पर देखिए थोड़ा ये अपने समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कारक क्या है? जो नियंत्रित करता है, लक्षणों को अभिव्यक्त करता है। तो यहां पर कारक क्या है? यहां पर कारक है टी। जो साउंड है ना, टी साउंड, ठीक। जो टी साउंड है वो है कारक, ठीक। जिसको अपने वर्तमान में क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। तो यहां पर जीन क्या है? टी है। जो साउंड है टी, जो मैं बोल रहा हूं टी, वो है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि कारक जोड़े में होते हैं, ठीक। या ये जो जीन है, नॉर्मली इसकी दो अल्टरनेट फॉर्म होती है। जो भी जीन है ना उसकी दो अल्टरनेट फॉर्म में होती है, जिसको अपने कहते हैं एलील्स। क्या कहते हैं? एलील्स। देखिए जीन हो गया टी, और उसकी दो अल्टरनेट फॉर्म में होती है, ठीक। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर जो कारक है ना वो जोड़े में है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और फॉर्म एक ही है, कैपिटल टी। यहां पर जो टी जीन है, ठीक, इसके भी यहां पर दो रूप है। सॉरी, यहां पर भी देखिए जोड़े में ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां पर दोनों सेम है। तो जोड़े का मतलब क्या हो गया? ये दो है, ये दो है, ये भी दो है,
ठीक, किसी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए ठीक जो कारक है वो जोड़े में होंगे। अब जोड़े के दोनों कारक समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। यहाँ पर जोड़े के दोनों कारक क्या है, समान है, यहाँ पर क्या है, समान है। ठीक, तो इसको अपने कहते हैं समयुग्मजी। आपने पढ़ा ही होगा होमोजाइगस, क्या कहते हैं, होमोजाइगस। और जोड़े के दोनों कारक या दोनों एलील्स असमान हो तो उसको क्या कहते हैं अपने, विषमयुग्मजी। देखिए यहाँ पर कारक जोड़े में तो है लेकिन दोनों कारक क्या है, सेम है। यहाँ पर सेम है नहीं है। ठीक, ये जो जीन है ना अपना टी, अब यहाँ पर इसकी दो अल्टरनेट फॉर्म है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो जो जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है उसको अपने कहते हैं एलील्स, अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन कॉल्ड एलील्स। ठीक, तो ये दोनों देखिए एक जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये विषमयुग्मजी और ये दोनों समयुग्मजी। यानी जोड़े के दोनों कारक समान हो भी सकते हैं और नहीं भी समान होते हैं तो समयुग्मजी, नहीं होते हैं तो विषमयुग्मजी। ठीक है, तो मेंडल ने कारक का जिसको अपने कहते हैं जीन, और मेंडल ने बताया कि कारक क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, और जोड़े के इन कारकों को अपने क्या कहते हैं, एलील्स। यहाँ पर मैंने बता दिया। ठीक, ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए। अपने एक और उदाहरण लेते हैं सिंपल सा। आपको कारक जोड़े ये कुछ नहीं है, ये वर्तमान में चलता ही नहीं है, चलता तो है जीन और एलील्स। तो अपने इसी पर देखते हैं। ठीक, वर्तमान में जीन और एलील्स ये टर्म चलती है, तो इनको समझते हैं कि ये क्या है एक्चुअल में, जीन क्या है, एलील्स क्या है। ये दो समजात गुण सूत्र है। मानो में 23 जोड़ी आपने पढ़े हैं, 23 जोड़ी समजात गुण सूत्र होते हैं। ये मान लीजिए पहली जोड़ी, मान रहे अपने ये कौन सी है, पहली जोड़ी। ठीक, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक, यानी ये दोनों समजात गुण सूत्र है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये दोनों, और ये पहली जोड़ी है। और आपको पता है कि ये जो पेयर्स है ना क्रोमोसोम का, ये सर ये जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, ये जो पेयर बनाया मैंने क्रोमोसोम्स का, इसमें से एक क्रोमोसोम मेल से है, दूसरा फीमेल से है, ये आपको बताइए। अब देखिए जीन क्या है, यहाँ पर जो पोजीशन है ना, जैसे मैंने ये क्रोमोसोम और यहाँ पर ये जो पोजीशन है या जो लोकेशन है, जिसको अपने लोकस भी कहते हैं, लोकस, लोकेशन, लोकस, पोजीशन, ये जीन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जीन क्या है, जीन का मतलब लोकस ऑन ए क्रोमोसोम। तो ये लोकस का मतलब पोजीशन, कि उसकी स्थिति कहाँ पर है। तो ये क्या है, कोई जीन है, जो जीन यहाँ पर है वही जीन यहाँ पर है, क्योंकि लोकस सेम है ना, सेम लोकस है। ठीक है, यहाँ पर ये सेम लोकस है, तो जो जीन यहाँ पर है वही जीन यहाँ पर है। तो जीन का मतलब लोकस। ठीक है, या जो जीन है ना वो क्रोमोसोम पर एक पर्टिकुलर लोकस को रिप्रेजेंट करता है, कि ये जो जगह है ना ये फलाने फलाने लक्षण को नियंत्रित करती है, ये जो जगह है ना ये कोई लक्षण को नियंत्रित करती है, कोई भी लक्षण को। ठीक, मान लीजिए ये जो लोकस है या ये जो जीन है ये आंखों का रंग निर्धारित करता है, आंखों का रंग, आंखों का रंग निर्धारित करता है। तो ये क्या हो गया, जीन हो गया। ठीक, ये क्या करता है, आंखों का रंग निर्धारित करता है। ये जो लोकस है, ये जो पोजीशन है, इस भाग द्वारा डीएनए, ये सॉरी इस भाग द्वारा आंखों का रंग निर्धारित होता है। यानी यहाँ पर जो जीन है वो आंखों का रंग निर्धारित करता है। बाकी करते हैं अपने कल।